Hello everyone, my name is Deepa Mehta and today we are going to learn chapter 6, that is price elasticity of demand. Before this chapter, we studied about chapter 5, that is theory of demand for class 11th. In that particular chapter, we studied about the concept of demand, quantity demanded, relationship between them. After that, we studied about the shift and movement in demand and reason behind these shift and movement. After that, we studied about the slope of demand curve and concept of normal goods, inferior goods, substitute goods, and complementary goods, and some related concept to that particular chapter. Now we are going to further this chapter. We we are going to learn price elasticity of demand. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिकली चैप्टर नंबर 5 और जो चैप्टर नंबर 6 है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 में आपने सारा का सारा क्या करा था, जो हमारा डिमांड होता है, किसी भी गुड्स का जो डिमांड होता है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करने में मदद करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइस के बारे में पढ़ा था एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। अभी हमें समझना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका जनरल मीनिंग समझने की कोशिश करें कि इलास्टिसिटी होती क्या है, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी चीज का खींचना। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि किसी गुड्स की डिमांड की अगर हम बात करें, उसके प्राइस में माइनर चेंज आने से उसकी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा, ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। पहले इसके मीनिंग को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity changes in response to a change in any of its quantity determinant. क्या मतलब हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? पहले जनरल मीनिंग समझते हैं कि क्या है। सपोज करो कि एक गुड्स है, ठीक है, लेट सपोज कि एक चेयर है। ठीक है, एक क्या है, चेयर है। इस चेयर का क्या है, प्राइस है 400 रुपीज। कितना है, 400 रुपीज। मतलब 400 में आप इस चेयर को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर मैंने 400 में एक चेयर परचेज कर सकते हैं, अभी हमने क्या करा, जो चेयर का प्राइस है वो 400 से बढ़ा के कितना कर दिया, 700। इसका जो प्राइस है वो कितना चेंज हुआ, 300। 300 का क्या है, इसमें इंक्रीमेंट आया। 300 रुपए इसका प्राइस बढ़ने के कारण इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आएगा, ये किस चीज के, ये क्या है, इलास्टिसिटी है, किस चीज की, डिमांड की। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, quantity demanded of a commodity changes in response to a change in any of its quantitative determinant. डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज के ऊपर हमारी जो डिमांड है कमोडिटी के, वो डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ऑन प्राइस। ऑन प्राइस क्या होता है, किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है, खुद का प्राइस। जैसे इस शेयर का जो खुद का प्राइस है कितना है, 400 रुपीज, तो ये क्या है, इसका ऑन प्राइस। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कैसी है, कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने के से या फिर कंज्यूमर की इनकम घटने से हमारी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। तो इसमें चेंजेस किस किस की वजह से आते हैं, फर्स्ट ऑन प्राइस, सेकंड इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होती है, रिलेटेड गुड्स में आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है, आपकी रिलेटेड गुड है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट चलता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसमें क्या होती है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, एक के प्राइस में चेंज आने की वजह से क्या होता है, दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाता है। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी या डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन द ऑन प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके अलावा हमने और भी फैक्टर पढ़े थे जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी एक चीज थी। ठीक है, इसके अलावा हो गया हमारा फैशन, हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गई। ये सारी चीजें क्या हैं जो हमारी डिमांड को चेंज करती है। Thus, by elasticity of demand, we mean the extent to which quantity demanded of a commodity changes with the change in its on price or income of the consumer or price of related good. इसका मतलब क्या हुआ, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, विद द चेंज इन ऑन प्राइस। जब एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने के कारण इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डूले, डूले क्या हमारे प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जिन्होंने क्या करी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द
of the quantity demanded of a good to change in its price of other goods and change in consumer income. अगर हम इसमें मोर और लेस पूरी कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें बार बार एक ही चीज हमें पढ़ने को मिल रही है, क्या चीज, कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है जब इसके प्राइस में चेंज आता है, जब इसके प्राइस में चेंज आता है। एंड किसी भी गुड्स का जो प्राइस चेंज होता है वो मेनली किन किन फैक्टर से चेंज होता है, एक तो इसका ऑन प्राइस होता है जो इसकी डिमांड को चेंज करता है, इसके बाद सेकंड हमारी कंज्यूमर की इनकम है जिसको क्या करेगी, चेंज करेगी, एंड आफ्टर दैट कंज्यूमर की इनकम, एंड आफ्टर दैट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसको क्या करेगा, चेंज करेगा। ये क्या है, पूरे डेफिनेशन का क्या है, बेसिकली बेस है रिलेटेड गुड्स। अगर हम लास्ट में इसको समराइज करें तो क्या मतलब हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर करता है किसके रिस्पॉन्स में, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स के केस में। एंड प्राइस ऑफ गुड्स जो चेंज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंटायर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हमें समझना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितने तरीके की होती है। ठीक है, जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो कब कब चेंज होती है, ये कितने तरीके की है। ठीक है, किस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिमांड है उसमें चेंज आएगा। पहला केस होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, when change in quantity demanded is measured with respect to change in on price। ठीक है, as name suggest प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, जब खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर एक पेन का प्राइस कितना है, 10 रुपए है, अभी इस पेन का प्राइस जो है 10 से चेंज करके हमने कितना करा, 15 करा, तो अब आप इसकी कितनी डिमांड करोगे, ये क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, सेकंड होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि प्राइस में चेंज आने के कारण ही आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी, आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आए। सम टाइम आपकी इनकम के चेंज होने के कारण भी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरेट होती है। When change in quantity demanded is measured with respect to change in income, जब change in income की वजह से क्या हो, आपका इनकम, सॉरी, डिमांड इलास्टिसिटी में चेंज आए तो उसे क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। When change in quantity demanded of one commodity is measured with respect to change in price of the other commodity, it is called price elasticity of demand। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस इलास्टिसिटी को, तो दो फैक्टर हमारे रिस्पॉन्सिबल है। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी तरीके की है, 3 तरीके की। पहली प्राइस इलास्टिसिटी, जहां पे प्राइस में चेंज आने के कारण क्या होती है, आपकी डिमांड बेसिकली जनरेट होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। जहां पे इनकम के चेंज होने के कारण आपकी डिमांड जनरेट होती है, इनकम इलास्टिसिटी। एंड जहां पे ना तो आपका प्राइस चेंज होता है ना तो आपका इनकम चेंज होता है, बट किसी और गुड्स के चेंज में, किसी और गुड्स के क्या है, प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्या होती है, हमारे उस पर्टिकुलर गुड्स की क्या होती है, डिमांड में चेंज आता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल्ड मैनर में पढ़ा हुआ है कि क्या हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, क्या हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 का क्या है, आगे एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अभी हमें समझना है आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ना है। पहले प्राइस इलास्टिसिटी, आफ्टर दैट हमारा इनकम इलास्टिसिटी एंड फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। Price elasticity of demand is defined as measurement of percentage change in quantity demanded due to percentage change in on price। अब ये यहाँ पे एक नया वर्ड इन्होंने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा है, जिसका नाम क्या है, परसेंटेज चेंज। क्या बोला गया, परसेंटेज चेंज। इसको समझते हैं कि क्या चेंज होते हैं। देखो, 2 तरीके के चेंज होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट चेंज एंड एक होता है रिलेटिव चेंज। क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज एंड सेकंड वन इज रिलेटिव चेंज। इन दोनों चेंजेस में क्या डिफरेंस है, इसको समझेंगे। अभी के लिए मान के चलते हैं कि 2 तरीके के चेंज होते हैं, एब्सोल्यूट चेंज होता है और क्या होता है हमारा एक रिलेटिव चेंज होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये क्या है, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, जब परसेंटेज चेंज आता है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में।
अच्छा, परसेंटेज चेंज को शो किससे करते हैं? अगर हमने किसी भी चीज में बोला कि हमें परसेंटेज चेंज करना है, तो परसेंटेज चेंज को इकोनॉमिक्स में कैसे दिखाया जाता है? डेल्टा की मदद से। किसकी मदद से? डेल्टा की। डेल्टा का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से। ट्रायंगल की शेप क्या होती है? डेल्टा का साइन होता है। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है? DELTA, डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसे डिफाइन करा जाता है परसेंटेज ऑफ मेजर चेंज। जब हमारा क्या आता है? परसेंटेज चेंज आता है किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड में अगर परसेंटेज चेंज लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा क्यू। ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस, डेल्टा पी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे समझते हैं। इट टेल्स अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस एंड परसेंटेज राइज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन। ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे के वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है। जहां पे क्या कहता है कि अगर मान लो आपके प्राइस के कम होने की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, मतलब बढ़ती है, प्राइस हमारा कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? बढ़ेगी। एंड सेकंड वन इज, अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम होती है। तो ये दोनों ही केस किसके हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हैं। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? अगर प्राइस, सपोज करो आपका प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका क्वांटिटी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है? लेट सपोज कि अगर मैंने बोला कि मेरे जिस मार्केट में हम रहते हैं या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पे जो एलसीडी का प्राइस है वो सपोज करो कि 20,000 रुपीज है। कितना है? 20,000 है। अब इसका जो प्राइस है उसमें चेंज आ गया 25,000 का, तो इसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा? ये क्या है? रिस्पॉन्स है इसका। क्या है? रिस्पॉन्स है। हम 20,000 में सपोज करो कि एक टीवी परचेज करते हैं, क्या 25,000 में भी हम उस टीवी को परचेज करने के लिए रेडी हैं या नहीं है? ये क्या है? मेरा एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, it is the degree of responsiveness of demand for the commodity to change in its own price. ये क्या हुआ? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमें पढ़ना है कि मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी किस किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, अगर मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो मेरे पास कितने मेथड है? बेसिकली मेरे पास सॉरी दो मेथड है जो हमें क्या है पढ़ने। सबसे पहला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फिर क्या है? चेंज इन प्राइस। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हमारी इकोनॉमिक्स में यूज करे जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। परसेंटेज चेंज मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको क्या है वाइडली यूज करा जाता है किस चीज के लिए? अगर मेरे को अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? जब हमारे किसी गुड्स के प्राइस में चेंज आने के कारण, चाहे वो चेंज पॉजिटिव हो चाहे वो चेंज नेगेटिव हो, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, ये क्या कहलाती है? हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है फॉर एनी गुड्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन, पहला मेथड है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड सेकंड वन इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोनों मेथड को हमें वन बाय वन पढ़ना है एंड इनके न्यूमेरिकल भी सीखने की किस तरीके से करने। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल्ड में समझते हैं कि किस किस तरीके से है। आपके 11th क्लास में चाहे आपके मिड टर्म हो चाहे फाइनल टर्म हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनना होता है। ठीक है, जहां पे आपको बोला जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या करनी है? कंप्यूट करनी है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? ईडी इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए क्या क्या चीजें इनको एक एक करके देखते हैं। इसको लिखा जाता है चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100, फिर चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। ये क्या है? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। सबसे पहले ईडी का मतलब क्या होता है? ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूले में पी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनिशियल प्राइस। क्या मतलब होता है? इनिशियल प्राइस। इसके बाद क्यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल क्वांटिटी। क्या मतलब है? इनिशियल क्वांटिटी। इसके बाद हमारा जब भी देखो, अगर हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी निकाली ही तब जाती है जब हमारा क्या होता है? प्राइस चेंज होता है एंड प्राइस के चेंज होने के कारण क्वांटिटी भी चेंज होती है। तभी आप क्या निकाल पाते हो? इलास्टिसिटी को निकाल पाते हो। तो इसका मतलब अगर इसने इनिशियल प्राइस दिया तो इसका न्यू प्राइस भी होगा। तो न्यू प्राइस को किससे डिनोट करा जाता है? P1 से। इसके बाद अगर हमारी प्राइस में चेंज आएगा तो प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी में भी चेंज आएगा, उसे किससे डिनोट करते हैं? Q1 से। इसके बाद हमारा डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस एंड सॉरी चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये क्या हमारा पूरा फॉर्मूला है।
अभी इसमें हमें एक चीज नोटिस करी होगी कि इस फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। इस माइनस के साइन का क्या मतलब है, या इस माइनस के साइन को क्यों प्रीफिक्स करा जाता है, इसको भी हमें डिटेल्ड मैनर में समझना है। बहुत बार तो नहीं, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके आगे जो माइनस का सिंबल होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमने समझा कि क्या होता है। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड इसको फॉर्मूले को अगर हम इलेबोरेटिव मैनर में लिखिए तो इसका मतलब क्या होता है, P डिवाइड बाय Q इंटू में डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P। अभी हमें क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल समझना होगा कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। Supposing the initial price of ice cream is rupees 4 cup per cup and the initial demand for ice cream is rupees 1 cup only। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसक्रीम है जिसका प्राइस कितना है, 4 रुपीज है। ठीक है, अब 4 रुपीज में आप इसके कितने कप खरीदने के लिए तैयार हो, सिर्फ एक कप। इसके बाद कहता है इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू रुपीज 2 पर कप, अगर इसका प्राइस क्या होता है, 4 रुपए से कम होकर 2 रुपए हो जाता है, तो इसकी डिमांड कितनी इंक्रीज होगी, 4 कप तक। मतलब कुछ ऐसे हुआ कि जब इसका प्राइस 4 कितना था, 4 रुपीज था, अब कितनी डिमांड कर रहे हो इसकी, सिर्फ एक। जब इसका प्राइस घट के 2 रुपए हो जाता है तो अब इसकी कितनी डिमांड कर रहे हो, 4। कहता है फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड। आपको परसेंटेज चेंज मेथड से इसका क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे बोले या ना बोले लेकिन इसका मतलब यही होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस इलास्टिसिटी है, या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, या फिर हमारी इनकम इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि सारा डेटा हमें प्राइस से रिलेटेड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राइस में चेंज आने के कारण हो रहा है। अगर इनकम में चेंज आने के कारण होता तो इनकम इलास्टिसिटी बोलते। ठीक है, चलो इसके न्यूमेरिकल को समझते हैं कि किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको क्या करनी होती है, नोट डाउन करनी होती है। इनिशियल प्राइस कितना है, 4। इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना है इसका, P कितना है, 4 रुपीज। ठीक है, इसके बाद इसकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी को किससे शो करेंगे, Q से। कितनी है, 1। ठीक है, इसके बाद इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है, इसके बाद हम यहीं पे क्या लिखेंगे, इसका न्यू प्राइस है, न्यू क्वांटिटी। न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस को किससे शो करेंगे, P1 से। अच्छा, पहले इसका प्राइस कितना था, 4, नया प्राइस कितना है, 2। जब इसका प्राइस 4 से 2 हुआ तो हमारी जो हमारी न्यू क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, इस बार हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ा के कितनी कर दी है, 4। तो न्यू क्वांटिटी हमारी हो जाएगी, न्यू क्वांटिटी को किससे शो करते हैं, Q1 से। न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई हमारी, 4। अभी हमें क्या निकालना है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस को किससे शो करते हैं, डेल्टा P से। डेल्टा P मतलब किस तरीके से निकालेंगे, P1 माइनस P, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। न्यू प्राइस कितना है आपका, 2, एंड आपका इनिशियल प्राइस कितना है, 4। हियर इज -2। इसके बाद हमें क्या निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी को किससे हम डिनोट करते हैं, डेल्टा Q से। डेल्टा Q मतलब Q1 माइनस Q। हियर इज 4 माइनस 1, 3। यहाँ तक हमने वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली जो हमें अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए चाहिए थी। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ईडी का। यहाँ पे लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप किससे शो करते हो, ईडी से। ठीक है, ईडी से, ईडी से। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा Q
डिवाइड बाय डेल्टा पी एन इंटू में पी डिवाइड बाय क्यू। डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास 3 एंड डेल्टा पी कितना है हमारे पास -2। यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन। माइनस का सिंबल। डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास 3, डेल्टा पी -2, इसके बाद इनटू इनिशियल प्राइस कितना था हमारा 4 एंड इनिशियल क्वांटिटी कितना था 1। यहाँ पे -3 एंड 4 कितना हो जाएगा हमारा -12 एंड ये कितना है -2 इंटू -2 एंड 1 -2। अगर इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना आएगा 6। इसका मतलब आपकी जो ईडी की वैल्यू है वो कितनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है आपकी 6 है, जो कि क्या है ग्रेटर देन यूनिटी है। क्या है ग्रेटर देन यूनिटी है, ठीक है। आपको लास्ट में यहाँ पे मेंशन करना होता है कि यूनिटी से ज्यादा है, यूनिटी के बराबर है, यूनिटी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 6 है, क्योंकि बड़ी है तो हम क्या बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटी है, ठीक है। अभी इसका हम एक सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये हमारा किसका केस था, जब हमारा जो प्राइस था वो क्या हो रहा है काम हो रहा है, ठीक है। अभी हमें इसका सेकंड केस और पढ़ना है। सेकंड केस में क्या कहता है, व्हेन द प्राइस ऑफ चेयर इज ₹5 द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट ऑफ दैट चेयर, ठीक है। कंज्यूमर है वो क्या करता है, जब एक चेयर का प्राइस ₹5 होता है वो कंज्यूमर क्या करता है इसके 20 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन जब प्राइस इसका बढ़ के ₹7 हो जाता है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा जो केस था वो उल्टा था, उसमें प्राइस कम हो रहा था, इसमें क्या है प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। द क्वांटिटी परचेज चेंजेस टू 12 यूनिट। इस केस में हमारा क्या होता है, जब प्राइस ₹5 है आप 20 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हो, जब आपका प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा ₹7 हो जाएगा, तो आप 12 यूनिट इसकी क्या करोगे मतलब परचेज करोगे। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए कि प्राइस के बढ़ने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या हमारी जो क्वांटिटी परचेज्ड है वो क्या हो जा रही है कम हो रही है। कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इसका निकालना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस दिया हुआ है। इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना है पी, कितना है हमारे पास 5। इनिशियल प्राइस के बाद क्या लिखेंगे, इनिशियल क्वांटिटी। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना है हमारे पास ₹7। और यहाँ पे हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, एक मिनट, न्यू प्राइस को किससे डिनोट करा जाता है P1 से, कितना हमारा ₹7। इसके बाद हमारा न्यू क्वांटिटी कितना हो जाएगा Q1 एंड Q1 इज 20। अभी हमें क्या निकालना है डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस। क्या होता है हमारा डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस, एंड चेंज इन प्राइस को किससे शो करते हैं डेल्टा पी से। इट मीन्स P1 माइनस P, एंड व्हाट इज P1, द P1 इज 7 एंड P इज 5 हियर। चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा डेल्टा पी 2। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना हमारा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब Q1 माइनस क्यू। व्हाट इज Q1 हियर, एक मिनट, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 20 लिख दिया, ये कितना है 12। Q1 कितना हमारा 12 एंड Q कितना है 20, हियर इज -8। अभी हमें क्या निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है।
या उसे हम इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑफ डिमांड। व्हाट इज द सिंबॉलिक, व्हाट इज द सिंबल टू use it, elasticity of demand is ED. ED. Here is delta Q divided by delta P into my PYQ, and we will prefix minus sign here. After that, minus delta Q कितना है हमारे पास, -8 डिवाइड बाय डेल्टा P कितना है हमारा 2। इसके बाद हमारा इनिशियल प्राइस कितना था 5 एंड इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 20, माइनस एंड माइनस प्लस एंड 8 इंटू 5 40, तो ये कितना हो जाएगा 40, 22 जो 40, 40 से 40 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1, 1 क्या होता है इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, तो इसमें इस केस में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है, इक्वल टू यूनिटी है। मतलब अगर आपका जो प्राइस है वो 5 से 7 रुपए हो जाएगा एंड क्वांटिटी डिमांडेड आपका 20 से 12 हो जाएगा, तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितना होगा, इक्वल टू यूनिटी होगा। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है टू क्रिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, या टू क्रिटिकल क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें जो क्रिटिकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ने हैं, हमें ये पढ़ना है जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसमें ना 2 क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हम जो है वो चेंज जो है ये why should change in quantity and price be considered as percentage change rather than absolute change। मतलब हम एब्सोल्यूट चेंज को क्यों नहीं लेते, हम परसेंटेज चेंज को क्यों यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे किस चीज को लेते हैं, हम लेते हैं रिलेटिव चेंज को। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस करा था 2 तरीके के चेंज है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, और हम किसको लेते हैं रिलेटिव चेंज को। हम एब्सोल्यूट चेंज को क्यों नहीं ले रहे, पहला ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है रेज होता है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम जो अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ईडी को फाइंड आउट करने के लिए इसमें जो माइनस का साइन है इसको क्यों प्रीफिक्स करा जाता है। इन 2 क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बेसिकली आंसर करना है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेजेस 2 क्रिटिकल क्वेश्चन। पहला कि हमारा जो परसेंटेज चेंज है इसमें रिलेटिव चेंज क्यों ले रहे हैं हम रेदर देन एब्सोल्यूट चेंज, एंड सेकंड हम माइनस के साइन को क्यों प्रीफिक्स करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि रिलेटिव चेंज क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है। देखो, अगर मैंने बोला कि सपोज करो अगर एक प्राइस एक गुड्स है, ठीक है, उसका जो प्राइस है पहले 10 रुपए था, ठीक है, अब वो 10 से बढ़ के कितना हो गया 20 रुपए हो गया, तो इसमें चेंज इन प्राइस कितना आया, चेंज इन प्राइस इसमें कितना है 10 रुपीज का, कितना है 10। इसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। जो था वही हमने क्या बताया कि इसमें 10 रुपए का चेंज है। ठीक है, लेकिन इसको देखने का एक सेकंड पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि अगर एक प्राइस कितना था पहले 10 रुपए था अभी वो 20 हो गया, अगर मैंने बोला कि इसमें कितने परसेंट का चेंज आया, तो यहाँ पे चेंज आया 20 माइनस 10, मतलब 10 रुपए का ओवर व्हाट ओवर 10 रुपीज। इनिशियल प्राइस तो आपका 10 रुपए था ना, तो 10 रुपए से हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका परसेंटेज चेंज देखें, क्योंकि हमें क्या निकालना है रिलेटिव चेंज निकालना है, तो 20 माइनस 10 इज 10, 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, यहाँ पे इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 100। इसका मतलब 100% का चेंज है। ये क्या होता है हमारा रिलेटिव मेजर होता है। कभी भी अगर आपको 2 वैल्यूज को कंपेयर करना है तो एब्सोल्यूट चेंज से रिलेटिव चेंज ज्यादा अच्छा मेजर माना जाता है। ठीक है, रिलेटिव चेंज को क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि रिलेटिव जो चेंज होता है वो हमें क्या करता है परसेंटेज की फॉर्म में हमारे डेटा को प्रेजेंट करता है। ठीक है, समटाइम ये क्या करेगा, अगर आपको परसेंटेज में दिखाएगा तो आप चाहे एक छोटी सी वैल्यू लो चाहे आप बहुत बड़ी वैल्यू लो, हाँ, आपका हमेशा जो परसेंटेज चेंज है वो क्या होगा सेम होगा। लेकिन एब्सोल्यूट चेंज के केस में ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट चेंज के केस में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है एक तरीके से आपको एक कैसे आपको जो चेंज होगा वो एक तरीके से इनफ्लक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये क्या होता है परसेंट एब्सोल्यूट चेंज एंड रिलेटिव चेंज के बीच में क्या है डिफरेंस है। तो क्वेश्चन क्या है,
वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज, हमें जो है वो परसेंटेज चेंज को क्यों देखना चाहिए। अभी इसको हमने समझा था, एक बार इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। If percentage change is not considered, then the comparison of elasticity across two goods become difficult. अगर हम percentage change को नहीं लेते तो दो गुड्स के बीच में कंपैरिजन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि दो गुड्स में अगर हम बात करें, एक को मेजर करा जा रहा है किलोग्राम में, जबकि सेकंड वाले को जो मेजर करा जा रहा है वो लीटर में मेजर करा है, तो कैसे से हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की क्या है, एसआई यूनिट अलग अलग है, तो इसीलिए भी हम क्या है, हमेशा परसेंटेज चेंज को लेते हैं। इसने एक इलस्ट्रेशन की मदद से यहाँ पे समझा भी रखा है कि अगर एक प्राइस आपका 10 से 20 रुपए बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड जो है वो इतने से घट जाएगी। सेकंड केस में आपका अगर प्राइस जो है वो घट जाता है तो इसकी डिमांड इतने से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल के देखोगे तो आपका आंसर अलग आएगा, और अगर आप यहाँ पे रिलेटिव चेंज निकाल के देखोगे तो आंसर अलग आएगा। बट आपका जो रिलेटिव चेंज वाला आंसर है वो क्या होगा, सही होगा, रेदर देन एब्सोल्यूट चेंज। इन केस ऑफ एब्सोल्यूट चेंज इज कंसिडर्ड, वी कैन ओनली से दैट in case of chairs, demand is reduced to half when price is double, and in case of tables, demand is doubled when price is reduced to half. This comparison of elasticity makes little or no sense. ठीक है, अगर हमने बोला कि सपोज करो, अपने इसी वाले एग्जांपल को ले लेते हैं कि अगर हमारा प्राइस डबल्ड हो जाता है, मतलब अगर आपका प्राइस कितना हो गया, डबल हो गया, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हाफ हो जाएगी। इस तरीके के कंपैरिजन जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स में बेसिकली अप्रिशिएट नहीं करे जाते, ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो कंपैरिजन है वो क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, एंड आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें भी कोई सेंस दिखाई नहीं देता। इंस्टेड इफ परसेंटेज चेंज इज कंसिडर्ड, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें कितना चेंज आया, 0.5% का आया। अब इसमें सेंस है, इसमें सेंस कैसे है, इसमें सेंस ये है कि अगर आप अपनी प्राइस को इतना बढ़ाते हो, मतलब 10 से 20 रुपए कर देते हो, तो इस केस में आपका जो चेंज आएगा ना डिमांड में वो 0.5% का आएगा, ठीक है, इसके अंदर सेंस है। तो implying that demand is much more elastic in case of tables than in case of chair, this comparison seems to be logical as well as meaningful. सेकंड हमें क्या पढ़ना था, why should minus sign be prefix in the equation estimating elasticity of demand। ठीक है, पहला हमने ये देखा था कि हम एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लेते, हम रिलेटिव चेंज क्यों लेते हैं, जिसमें हमने क्या समझा था कि जो रिलेटिव चेंज होता है वो ज्यादा अच्छा मेजर नहीं है चीजों को कंपेयर करने का, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका रिलेटिव चेंज लेते हैं। एंड रिलेटिव चेंज का मतलब भी क्या होता है, परसेंटेज चेंज। अभी हमें सेकंड में क्या समझना है कि हम माइनस के साइन को प्रीफिक्स क्यों करते हैं, ठीक है, क्या समझना है हमें यहाँ पे कि हम माइनस के साइन को प्रीफिक्स क्यों करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a careful reader should observe that we have prefixed minus sign to the formula for elasticity of demand। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो ईडी का या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू, जिसके आगे क्या होता है, माइनस का साइन लगा होता है। इस माइनस के साइन का मतलब क्या होता है, ये जो माइनस का साइन है ये नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, प्राइस के बढ़ने में, और प्राइस के बढ़ने से या घटने से क्वांटिटी में चेंज को ये क्या करता है, नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट प्रीफिक्स द माइनस साइन। ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, द प्राइस एंड क्वांटिटी विल ऑलवेज चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस और नो। अभी तक हमने ये सीखा कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर बाकी सारी चीजों के सेम रहने पे अगर प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, मतलब घटे, या फिर प्राइस के घटने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ जाए, तो इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ये क्या करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है। तो इसने यहाँ पे क्या बोला कि ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, द प्राइस एंड क्वांटिटी विल ऑलवेज हैव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हमेशा कैसे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वन चेंज विल पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव हियर, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। हेंस द साइन ऑफ द मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव, जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस के साइन को शो करते हैं। माइनस के साइन को शो करने से क्या होती है, हमारी जो ये इंपैक्ट है जो नेगेटिव रिलेशनशिप का वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द प्राइम रीजन टू अटैच माइनस साइन हियर, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या समझना है, अभी हमें इसका नेक्स्ट टॉपिक समझना है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्या समझना है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिक, अच्छा पहले हम स्लोप का हिंदी मतलब समझते हैं। स्लोप का हिंदी मतलब होता है ढलान, मतलब एक कर्व जो होती है उसकी शेप किस तरीके की है।
तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसने क्या बोला कि जो स्लोप ऑफ डिमांड है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उन दोनों के बीच में सॉरी वो दोनों क्या है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। द बेसिक डिफरेंस आर एज फॉलो। क्या होता है? जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शो करता है वो टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू एन एब्सोल्यूट चेंज को दिखाता है। क्या दिखाता है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज चेंज और absolute change in quantity demanded in relation to an absolute change in on price of the commodity। मतलब एक्चुअल में प्राइस में कितना चेंज हुआ, नॉट परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। हमारा क्या है, प्राइस में कितना चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, चेंज हो गई। ये क्या होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड का। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाते हैं परसेंटेज चेंज को। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ये किसके बारे में बात कर रहा है, एब्सोल्यूट चेंज के बारे में। स्लोप ऑफ डिमांड किसके बारे में बात करता है, एब्सोल्यूट चेंज के बारे में। जबकि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये किसके बारे में बात करते हैं, रिलेटिव चेंज के बारे में। ये बात कर रहे हैं रिलेटिव चेंज के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द अदर हैंड शोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू सम परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे परसेंटेज चेंज को मेजर करा जाता है। हेयर वाइल द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होता है वो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू होता है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू। तो इनका क्या है, हेयर इज द इनवर्स ऑफ द स्लोप। क्या होगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी। अगर हम बात करें तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से है। अगर हमारा प्राइस P1 है तो कितना हो जाएगा, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है कितनी हो जाएगी, Q1। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इसका एक हमारा क्या होता है, केस और भी बनता है। अगर हमारा प्राइस मान लो कि थोड़ा और बढ़ गया, तो अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हो तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, डिमांड कर्व। ठीक है। क्या है ये हमारा डिमांड कर्व। तो बेसिकली यहाँ पे हमने समझा कि हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। दोनों बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जहां पे हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एब्सोल्यूट चेंज की बात करता है, वहीं पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी बात करती है, क्वांटिटी डिमांडेड की बात करती है। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार वन बाय वन रिकैप ले लेते हैं फटाफट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या समझा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे चैप्टर में, जिसमें हमने इसका पहले कॉन्सेप्ट समझा था कि क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेजरमेंट होता है जो क्वांटिटी डिमांडेड को बताता है किसके रिस्पॉन्स में चेंज इन सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बताता है किसके रिस्पॉन्स में टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट। जहां पे इसने बोला डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड करती है ऑन प्राइस पे, इनकम ऑफ कंज्यूमर में एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, इसके बारे में। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था इसका कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें अगर एग्जाम में आती है तो क्या लिख के आनी है। फिर इसके बाद हमने इसका आगे पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इस तरीके से दो मेथड से हमारे पास, इनसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या था, परसेंटेज चेंज मेथड में हमने पढ़ा था कि क्या क्या है करके। फिर इसके बाद हमने परसेंटेज चेंज मेथड में हमने फॉर्मूला समझा था कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, माइनस का साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, पी डिवाइड बाई क्यू इंटू में डेल्टा पी सॉरी डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी, जहां पे माइनस का साइन किस चीज को शो करता है, माइनस का साइन इनके नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद बेसिकली हमने इसके दो न्यूमेरिकल समझे थे। एक न्यूमेरिकल समझा था हमने इंक्रीज इन प्राइस का, और एक समझा था हमने डिक्रीज इन प्राइस का। इसके बाद हमने दो क्रिटिकल क्वेश्चन पढ़े थे ईडी से रिलेटेड, कि ईडी के फॉर्मूले में सबसे पहली बात तो हम एब्सोल्यूट चेंज को क्यों नहीं लेते, रिलेटिव चेंज को क्यों लेते हैं। एंड इसके बाद फिर हमने समझा था कि यहाँ पे माइनस के साइन को प्रीफिक्स क्यों करा जाता है। तो एब्सोल्यूट चेंज की जगह रिलेटिव चेंज को मतलब लेने का जो मेन रीजन है, एब्सोल्यूट चेंज की जगह रिलेटिव चेंज को जो लेने का मेन रीजन है वो क्या है, कि जो एब्सोल्यूट चेंज होता है वो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता, जबकि जो रिलेटिव चेंज होता है वो क्या करता है, आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद माइनस का साइन इसलिए प्रीफिक्स करा जाता है क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होने के कारण। इसके बाद हमने इसमें क्या समझा था कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है, जहां पर हमने समझा था कि जो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड है वो एब्सोल्यूट चेंज को दिखाता है, जबकि हमारा जो
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस चीज को दिखाती है हमारी, वो हमारी रिलेटिव चेंज को दिखाती है। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 क्या होता है, एंड होता है। पार्ट 1 के एंड होने के बाद इसके हमें क्या है, पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं। पार्ट 2 में आपके जो टॉपिक बेसिकली बचते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो ये पढ़ने की डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्या क्या पढ़ना है हमें इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक है वो क्या है, डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड इसके बाद हमें एक इसमें लास्ट टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम क्या है, बेसिकली डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी हमारी 3 कंडीशन है जो हमें पढ़नी है। और उसके बाद हमें लास्ट में क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन शॉर्ट लिख दिए। ये क्या हमारा सेकंड पार्ट का क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। इन एनी केस आपको कोई क्वेरी लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस चीज को पूछ लेना, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे आपको कॉन्सेप्ट की रिलेटेड से रिलेटेड हो, या कंटेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना सॉरी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।